Okay, am I audible, Aditya? Good morning, sir. Morning. Am I audible? Okay, Yes, sir. thank you. बाकी सबका है यार, क्लास ओवर हो गई पहली वाली आपकी कौन नेहा मैम की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया और चल आएंगे कुछ देर में सारे बच्चे आ जाएंगे. ओके ओके ओके, भानु अराइव्ड. Okay, let us start. People are joining us and they will join us very soon. देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने साइबर क्राइम की डेफिनेशन पढ़ ली थी. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द defining cybercrime, what it is, and we have also gone through the topic known as identity theft, है ना, and invasion of privacy. तो मैंने आपको बताया था कैसे किसी और की आइडेंटिटी को साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो यूज करके, मिसयूज करके बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं. ठीक है, तो जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि यूएस के अंदर नॉर्मली क्या होता है, एसएसएन इज जस्ट लाइक आधार कार्ड. जैसे आपके यहाँ पे आधार कार्ड होता है, ऐसे यूएस के अंदर एसएसएन नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है ना. तो उस सोशल सिक्योरिटी नंबर से वहाँ के हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को ट्रैक किया जाता है. इवन क्या कहते हैं, चाहे आपके डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, और वट एवर यू आर डूइंग, लाइक यू आर वोटिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग, दैट इज जस्ट बीइंग रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ एसएसएन. तो नेक्स्ट, द टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज बेसिकली इंटरनेट फ्रॉड. ठीक है, तो इंटरनेट फ्रॉड जो है वो दूसरी कैटेगरी में आता है, और इंटरनेट फ्रॉड भी बहुत अच्छे लेवल का स्कैम इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीक्यूट होता है. फ्यू इयर्स बैक, अगर आपको पता नहीं ऐसी मेल आती नहीं आती, मैंने आपसे लास्ट टाइम में कहा था कि बहुत सारे स्कैम की मेल्स ऑफर की जाती हैं यूजर्स को. जैसे इंटरनेट का एक फ्रॉड कहलाता है कि साहब आती हैं, और ये बहुत फेमस हुआ था, नाइजीरियन स्कैम के नाम से हुआ था. नाइजीरिया इज अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो जहाँ पे कुछ लोग मेल करते हैं एशिया वालों को या फिर यूरोप वालों के, साहब हमारे यहाँ पे कुछ हमारे एसेट्स हैं, बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर आप इसे अपनी कंट्री में मूव करवा लेते हैं तो हम आपको इतनी परसेंटेज देंगे, ऐसा करेंगे. और वो ये एक एक्सक्यूज देते हैं कि ड्यू टू नाइजीरियन लॉज वी कैन नॉट मूव दिस एसेट एज आवर ओन, आपको इसमें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी. आप अगर हमसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस रिलेशन डेवलप करते हैं तो उस लॉ के तहत हम इसको मूव कर सकते हैं आपकी कंट्री में. तो दे पीपल लाइक साइबर क्रिमिनल्स ऑफ दिस काइंड यूज मेल एज वेल एज फैक्स, बहुत तरीके का मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं ताकि आप उनके झांसे में आ जाए एक तरीके से, या फिर आप उनके स्कैम का हिस्सा बन जाए, और वो फिर आपसे डिमांड करते हैं कि आपको इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो भेजना पड़ेगा. लाइक एक मनी ऑर्डर भेजना पड़ेगा, पहले आपसे कहेंगे 10,000 रुपीज, फिर कहेंगे बात नहीं बन रही है, दिक्कत हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो इस अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा.
पुलिस वालों को, इसको उसको जो भी है, तो 20,000 50,000 इस तरीके के मेल फिर वो आपसे कंटिन्यूअसली ना रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना पैसा वो आपसे निकलवा सकते हैं उतना निकलवा लेते हैं, और जब आप नहीं देते तो उसके बाद वो पैसा जो है वो अपने कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे विक्टिम जो है वो लूज कर देते हैं मल्टीपल। मतलब यूएस के अंदर तो ऐसा बहुत स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो जो बहुत ही नॉर्मल लोग हैं बेचारे, जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, जो बहुत इस तरीके से मैनेज करते हैं लाइफ को, उन्हें इन सब फ्रॉड्स के बारे में आइडिया नहीं होता है। सो दे पीपल यूजुअली कम्स अंडर सच फॉल्स प्रोमिसेस, तो जिसके चलते नुकसान हो जाता है। अभी दूसरा आप देखोगे इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये, लाइक लॉटरी सिस्टम बहुत पुराना है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक मूवी अगर आपने देखी हो, माला माल वीकली एक मूवी भी इसके ऊपर आई थी, कि कैसे लॉटरी का बिजनेस गांव के एक बिल्कुल छोटे छोटे कस्बे के अंदर ही पहुंच जाता है, और लोग बड़ा अमाउंट देख के छोटे से अमाउंट को देने में लालच नहीं करते। लाइक यू आर गेटिंग अ लॉटरी ऑफ 10 लाख रुपीज एंड यू नीड टू बाय अ टिकट ऑफ ओनली 50 रुपीज। तो 50 रुपीज इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर अ प्राइज ऑफ विनिंग प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज। सो इन दैट केस 50-50 रुपए आप बहुत लोगों से इकट्ठा करेंगे तो वो पैसा 10 लाख नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। बिकॉज दैट इज नॉट ओनली सर्कुलेटिंग इन अ सिंगल विलेज, एक विलेज की बात नहीं है, शहरों में, गांवों में, कस्बों में, हर जगह वो सिस्टम चलता है। तो ऐसा ही ऑनलाइन भी स्पैम ये आते हैं कि सब आप जो हैं लॉटरी टिकट परचेज कर लीजिए, हम आपको, अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है तो हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने का निकलेगा। तो आदमी बड़े अमाउंट के चक्कर में थोड़ा लालच करता है थोड़ा सा, और वो उस थोड़े से लालच की वजह से इस टाइप की कंपनीज बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है, जो कि अनरिकवरेबल होता है। आप उसे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप देखें, लॉटरी को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत जगह लीगल कर रखा है। इट इज लीगलाइज्ड इन मेनी सिटीज अल्टीमेटली, नॉट इन ऑल स्टेट्स, सम स्टेट्स हैज बैंड इट, बट कर रखा है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इन द बिगिनिंग द लॉस वाज अराउंड $54 million इन यूएस, देन इट रेजेस टू 125 million 2003। अभी 2015 के अंदर 1 बिलियन को भी क्रॉस कर गया, क्योंकि जैसे जैसे लोग स्कैम के अंडर में फंसते हैं या फिर उसका शिकार होते हैं, वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है। तो देर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसए कम्स इनटू द पिक्चर दैट नहीं, हमें जो है क्या कहते हैं, लॉज बनाने पड़ेंगे साइबर क्रिमिनल्स के लिए, क्योंकि अगर कोई लॉ नहीं है तो आप किसी को कहते हैं कि आपने फ्रॉड किया है। तो लीगल एंटिटीज में अगर आप देखेंगे, आप अगर कानून की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो वहां पे हर चीज एक हायरार्की से होती है, रेगुलेशन से होती है, प्रोटोकॉल से होती है। ऐसा नहीं आपने किसी को उठा के कैसे भी कर दिया, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रॉड यूएस के अंदर आता है, और इंडिया में भी है, ऐसा नहीं इंडिया के अंदर भी है, दैट इज पेमेंट और नॉन डिलीवरी के। बहुत नॉन पेमेंट और नॉन डिलीवरी एक्चुअली, कि बहुत सारे गुड्स को आपने जो है परचेज कर लिया लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की। ठीक है, बहुत सारे गुड्स की पेमेंट हो गई लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए। तो अब अगर आपने पैसे दे दिए और डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसमें यूजर के एंड से पैसा चला गया लेकिन उसको सर्विस रिसीव नहीं हुई, दैट इज अ लॉस। ऑन द अदर हैंड, इन केस सपोज करो डिलीवरी हो गई लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो कंपनी को लॉस है। तो ये कुछ भी कहो, चाहे कंज्यूमर के एंड से है, चाहे कंपनी के एंड से, किसी के एंड से, लॉस लॉस है, उसकी काउंटिंग होती है अल्टीमेटली, है ना। तो इट इज, इसके लिए भी अब देखिए, आपने देखा होगा कि पहले ऐसा हुआ करता था कि कैश ऑन डिलीवरी का पर्सपेक्टिव हुआ करता था। कोई बड़ा अमाउंट है और आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर दिया, कंपनी का ठीक है साहब आप हमें कैश दे देना। तो उसके बाद कैश भी आपने दे दिया, लेकिन डिलीवरी पर्सन है, बड़ा अमाउंट था, वो वापस लेके भाग गया उसको कहीं पे। अब आप करते रहो, क्या करोगे, कंज्यूमर ने दे दिया, कंपनी को मिला नहीं, तो वो बिग मार्केट के अंदर, है ना। तो इन सब चीजों, इन सब फ्रॉड्स को बेसिकली रोकना जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, जिसके लिए अब गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, और वो साइबर लॉज को बहुत सीरियसली ले रही है। पहले नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, किसी एक के साथ हो गया, दो के साथ हो गया, लेकिन 100 के साथ नहीं हुआ, तो इसलिए उस चीज को काउंट नहीं किया था। गवर्नमेंट भी तब तक किसी पॉलिसी पे, किसी स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती जब तक कि बहुत सारे लोग उससे अटैच ना हो जाए। आप समझ रहे हैं, आप जाइए, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको अपनी प्रॉब्लम लेके गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो एक जाएगा, दो जाएगा, गवर्नमेंट कोई फोकस नहीं करती है। लेकिन अगर वहीं पे उसको 100 लोग जाएंगे तो उस पर फोकस करती है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ग्रुप में प्रोटेस्ट करते हैं।
कहीं पे भी। तो ग्रुप की पावर स्ट्रेंथ नजर आती है। सिमिलरली जब बहुत सारी कंप्लेंट्स होने लगी और जो भी आपका लॉ मिनिस्ट्री है उसका इसकी तरफ ध्यान दिया कि भाई साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, देन दे पीपल रियलाइज कि नहीं, हमें साइबर फ्रॉड्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स के लिए उन्होंने साइबर लॉज बनाया। उसमें साइबर फ्रॉड आ जाता है, ईमेल, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड विच कम्स अंडर द साइबर फ्रॉड इज बेसिकली एटीएम फ्रॉड। ये फ्रॉड देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, और लापरवाही की वजह से भी होता है, प्रॉपर चेकिंग नहीं इसकी वजह से भी होता है। लेकिन एक्चुअली फ्रॉड होता है क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए फ्रॉड के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एटीएम मशीन है, अब हम सब पैसे निकालते हैं। आज के टाइम में पैसे निकालने के लिए बैंक कोई भी नहीं जाता, तो ऑब्वियसली बैंक कोई नहीं जा रहा तो हम एटीएम से पैसे निकाल लें। अब एटीएम से पैसे निकालने का एक प्रोसीजर है जो आप सबको पता है कि हमारे पास एक कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। हम उस कार्ड को इंसर्ट करते हैं, वो हमसे पिन नंबर पूछता है, हम जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर की सप्लाई करता है, यूजर की इंफॉर्मेशन में उसका कार्ड नंबर भी आता है, उसके अलावा पिन आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो वो अगर डिटेल किसी के पास आ जाए तो वो आपके कार्ड के जरिए से या उस कार्ड के डुप्लीकेट कार्ड बना के पैसे निकाल सकता है। दे कैन क्रिएट अ फेक आइडेंटिटी अल्टीमेटली, है ना। दे कैन विथड्रॉ द फंड्स, है ना। सो दिस वाज स्टार्टेड इन यूएस। अगेन एवरीथिंग, व्हाई एवरीथिंग इज स्टार्टेड इन यूएस। हम क्यों हर साइड पे हमें हर जगह यूएस का एग्जांपल मिलता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी सबसे पहले वहीं के लोग ही स्टार्ट करते हैं यूज करना। तो जाहिर सी बात है वहीं के लोगों के साथ पहले फ्रॉड भी स्टार्ट होगा। जैसे जैसे वो चीज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फैलेगी वैसे वैसे वो फ्रॉड भी उनके साथ फैलता है। ठीक है, तो देखो इस जो आपका एटीएम कार्ड होता है जिसमें आप पंच करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उस एटीएम कार्ड की तरह एक इंसर्ट करने वाला डिवाइस होता है। ठीक है, उससे बोलते हैं स्किमिंग डिवाइस बोलते हैं। देखो एटीएम स्किमिंग डिवाइस चेक करते हैं हम लोग इमेजेस के अंदर, है ना। दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज देयर लाइक दिस, ये इस तरीके से देखो ये रहा। तो ये कार्ड पंचर यहाँ लगा हुआ है, आप यहाँ पे कार्ड पंच करते हैं और ये इसका एक रीडर है जो कि एक्चुअल मशीन को कुछ इंफॉर्मेशन देता है और डेटा को स्टोर कर लेता है। ये देखिए, ये जहाँ पे कार्ड पंच होता है, इंसर्ट होता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो इट लुक लाइक इट इज जेन्युइन बट इट इज नॉट जेन्युइन। ये देखिए, ये आपका एटीएम का एक्चुअल स्लॉट है और ये स्कीमर है जिसके ऊपर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जब भी आप कार्ड लगाते हैं तो आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करता है, इसकी कैपेसिटी होती है। ये देखिए, इसी तरीके से एक्चुअल कीबोर्ड नीचे है लेकिन उसके ऊपर एक कीबोर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये स्किमिंग डिवाइस कंप्लीट कहलाता है। कीबोर्ड भी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपका पिन चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कार्ड रीडर की, तो जिसके चलते क्या होता है कि आपका दोनों डिटेल जो है वो रीड कर ली जाती है। समझ गए। तो स्किमिंग डिवाइसेस का देखिए इस्तेमाल करके ये फ्रॉड आपका एग्जीक्यूट होता है। तो बहुत सारे बैंक अकाउंट स्किम्ड हो जाते हैं। मल्टीपल एक ही ग्रुप इनको इन्वॉल्व करता है, जो भी क्या कहते हैं वही अलग अलग मशीन पे अपने बंदे ढूंढता है, अलग अलग मशीन पे स्किमिंग डिवाइस लगाते हैं। और फिर उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन जो कि आपके डेबिट कार्ड के पिन की इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए तो मैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके शॉपिंग कर सकता हूँ। अभी पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ आपका पिन डालने से काम चल जाया करता था, बट अभी ऐसा नहीं होता। अभी 3 टियर सिक्योरिटी ऐड कर दी गई है, तो बैंक सोचते नहीं हमें सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, तो व्हाट दे डिड, अब आपका पिन नंबर डालने के साथ साथ आपका एक ओटीपी भी डाला जाता है, क्योंकि ओटीपी उसी बंदे के पास आएगा जिस बंदे के पास मोबाइल है। इनफैक्ट इसके लिए भी लोगों ने सॉल्यूशन निकाले हैं, साइबर क्रिमिनल्स ने, कि वो बहुत सारी ऐप ऐसी इंस्टॉल कर देते हैं जो कि हर ओटीपी को रीड कर सकती है और रीड करके उन्हें सेंड कर देती है अल्टीमेटली। तो ये भी एक बहुत ईजी वे हो जाता है। अगर आप अपने फोन के पास नहीं है तो आपकी जो बैकग्राउंड में ऐप काम कर रही है वो आपका ओटीपी रीड करेगी और आप अगर नेट से कनेक्टेड हैं तो वो सेंड कर देगी। इसलिए कहा जाता है कि जब आप नेट यूज ना कर रहे हो तो आप उसे बंद कर दें, डू नॉट मेक इट ऑन। अगर आप ऑन करके रखेंगे हर वक्त तो बैकग्राउंड में बहुत सारे स्पाईवेयर मॉलवेयर अगर आपके फोन में हैं और आपको पता नहीं है तो वो कंटिन्यूअसली आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, इससे लॉस ये भी होता है कि जो आपके मोबाइल फोन में जीपीएस है अगर वो ऑन है और आपकी बैटरी और आपका नेट भी ऑन है तो एक जीपीएस के सर्वर से आपके फोन की लगातार एक कनेक्टिविटी बनी रहती है और डेटा इन और आउट होता रहता है, सेंड होता रहता है। तो जिससे क्या होता है आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। एनीवेज, बैटरी को इंप्रूव करना लेक्चर का टॉपिक नहीं है।
ठीक है। सो इन दिस वे दिस फ्रॉड और इसको रोकने के लिए अब और नए मेथड्स और डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉड इज वायर फ्रॉड। वायर फ्रॉड जो है ये बड़ा काइंड ऑफ फेमस फ्रॉड हुआ करता था एंड स्टार्टेड विद प्रोग्राम डेवलप्ड बाय रशियन प्रोग्रामर व्लादिमीर लेविन के नाम से एक प्रोग्रामर था, उसने स्टार्ट किया। इनफैक्ट आप देखेंगे यूएस को इससे बहुत नुकसान हुआ। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे साइबर फ्रॉड हुआ करते थे पैसे के, वो वायर ट्रांसफर के थ्रू हुआ करते थे और वायर ट्रांसफर को आप ट्रैक नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ी समस्या है कि उसे ट्रैक नहीं कर पाते थे, तो बहुत सारा पैसा लॉस हो गया। इनफैक्ट व्लादिमीर लेविन जो है ही वाज आल्सो कॉट इन यूएस, बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम यूएस के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा आपका साइबर लॉ नहीं था जिसके चलते उस साइबर लॉ के तहत उसे एक्सट्रेडिट किया जाए वापस यूएस के अंदर या फिर रशिया के अंदर। तो ये एक लंबे टाइम से चला, फिर यूएस ने उसको डेवलप किया और उसे फिर वापस यूएस लाया गया जहाँ पे उसको सजा भी हुई, उसने सारा पैसा वापस भी किया एंड ही डिड दैट फ्रॉड ऑफ वायर ट्रांसफर ऑफ $10 million विद सिटी बैंक। तो सिटी बैंक इज अ बिग बैंक ऑफ वर्ल्ड, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैक्सिमम लोगों को फंडिंग करते हैं, काफी सारा है ना। तो ये भी एक अच्छा बड़ा फ्रॉड था। दो देर आफ्टर उसने $2,40,000 के आसपास सिटी बैंक को वापस किया और जो भी उसने नेसेसरी अकाउंट पासवर्ड्स वगैरह हैक किए थे, क्रैक किए थे, वो सब उससे वापस लिए गए। एंड उसके बाद ये हुआ कि नहीं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी सिक्योरिटी सबसे टॉप लेवल की है, पैरामाउंट लेवल की है, तो हमें इन पे काम करना चाहिए। अभी भी वायर फ्रॉड एक बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट शट डाउनिंग इट, उन्हें बंद कर देना चाहिए, बट चल रहा है अभी भी अल्टीमेटली, है ना। देन वी हैव सीन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम कम्स अंडर फाइल शेयरिंग एंड पायरेसी। सो फाइल शेयरिंग और पायरेसी इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। आज नहीं, आज से बहुत टाइम पुराना कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा व्हेन आई वाज स्टडिंग माय डिग्री इन बैक इन 2002-3, so there we people were using floppy disk। उस टाइम पे हम लोग फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते थे। आपको पता भी नहीं होगा फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। लेट मी शो यू व्हाट इट इज। ठीक है, दिस इज अ फ्लॉपी डिस्क। ये रही, ये फ्लॉपी डिस्क हम लोग यूज करते थे। और फ्लॉपी डिस्क की खास बात क्या थी कि इसके अंदर 1.44 MB डेटा आया करता था। मतलब 2 MB डेटा भी कंप्लीट नहीं आया करता था, यानी कि छोटी छोटी फाइलें हो गई वर्ड की, या फिर रिज्यूम हो गया, या फिर कोड का डेटा हो गया थोड़ा बहुत, ये सब आया करता था। एंड इट्स कॉस्ट वाज अराउंड आई थिंक 20 से लेके 30 रुपीज तक की कॉस्ट हुआ करती थी। और इट वाज नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ स्टोरेज, कुछ टाइम के बाद ये खराब भी हो जाया करती थी। बट दैट टाइम वी पीपल वर यूजिंग इट, और यही हमारे लिए आज की पेन ड्राइव जैसी थी, हम इसे हमेशा जेब में रख के चला करते थे। ठीक है, और जब कहीं से डेटा मिला तो इसके अंदर हमने कॉपी कर लिया और उसको यूज कर लिया, अल्टीमेटली ऐसा होता था। बट द स्टोरेज लिमिट वाज वेरी लो, लाइक इट वाज ओनली 1.4 MB। यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज, कितनी छोटी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फ्लॉपी डिस्क के बाद जो है आपका सीडी मार्केट में आई ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क कम्स टू द पिक्चर इस तरीके की आपकी, ये देखिए सीडी है, CDR, CDR-W, दो तरह की सीडी होती थी। ठीक है, CDR का मतलब राइटेबल और CDR-W का री राइटेबल अल्टीमेटली। ठीक है, तो री राइटेबल के अंदर आप दोबारा स्टोर कर सकते थे, राइटेबल के अंदर एक टाइम। राइटेबल वाज अराउंड 15 to 20 रुपीज और 10 रुपीज। After in 2006 it became a worldwide standard for storing data, so cost was reduced and it was up to 10 rupees. Rewritable CD cost was around 80 rupees, so थोड़ा महंगी हुआ करते थे। So we people left floppy disk and come with a CD ultimately, है ना। CD की ब्यूटी ये होती थी कि CD के अंदर आप किसी किस्म का भी कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड द लिमिट वाज अराउंड 700 MB। फ्लॉपी के कंपैरिजन में आप मान के चलिए 600 गुना ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, 600 टाइम्स। ठीक है, तो सीडी का नुकसान ये हुआ कि मार्केट में मैक्सिमम कंपनी जो कि म्यूजिक बेचा करती थी
पहले आप लोगों को देखा होगा, आपने कैसेट्स आया करती थी, ऑडियो कैसेट्स आया करती थी, है ना। उन ऑडियो कैसेट्स के अंदर जितने भी आपके म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हुआ करते थे, वो इस टाइप की है, ये आपका ऑडियो कैसेट ऐसी हुआ करती थी इस तरीके से। तो इस ऑडियो कैसेट के अंदर म्यूजिक बिका करता था, फिर आप इस ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर में लगाया करते थे, है ना। तो दैट वाज अ पार्ट लाइक, बट उसके बाद क्या हुआ, सीडीज आने लगी, जो मैंने आपको बताया सीडी आने लगी, और सीडीज के अंदर डेटा म्यूजिक का आने लगा ऑडियो फॉर्मेट के अंदर। बट उसका नुकसान ये था कि उस सीडी को कोई भी कॉपी कर सकता था, पर्ची देखने की अपने सारे फ्रेंड्स को दे दी, या उसने और फ्रेंड्स को भी क्या कर दिया, सेम राइट करके दे दी। लो, आपने इन्वेस्टमेंट 1 टाइम किया, यूज 100 टाइम्स कर लिया उसको, जिसकी वजह से ये कॉपीराइट मटेरियल को गया कि पीपल वर यूजिंग दिस वे। और ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत सारी डेटा सीडी कॉपी करी उस टाइम पे, तो मुझे अब पता लगता है कि इट वाज रॉन्ग। एट दैट टाइम वी डोंट नो इट वाज रॉन्ग, वी थॉट कि वो ठीक है, सीडी कॉपी करनी है, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं, गॉट इट। तो ऐसे ही फिर एक साइट आई थी एक टाइम पे, इट वाज कॉल्ड नेपस्टर। आई डोंट नो नेपस्टर इज वर्किंग राइट नाउ और नॉट। नेपस्टर वाज क्वाइट पॉपुलर फॉर okay, Rhapsody is the new name of Napster now. It has been renamed. So it was a site which was providing music for free. Like people usually download it from the Napster and were using it. अभी तो देखिए पेड हो गया, मिलियन सॉन्ग्स हो गया, और देखिए 30 डेज $9.9 पर मंथ का इन्होंने सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना। और आपको बढ़ के ज्यादातर सारे म्यूजिक इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो अभी तो पॉलिसी बदल चुकी है। तो नेपस्टर जो थी वो अलाउ करती थी बहुत सारे यूजर को म्यूजिक डाउनलोड करना और डेटा कंप्रेस करके उस टाइम पे नया, अब जो आप जैसे बोलते हैं MP3 उस टाइम पे एक कंप्रेस फॉर्मेट था। क्वालिटी वाज नॉट गुड बट साइज वाज वेरी मिनिमम। जो सॉन्ग नॉर्मली 150 MB का हुआ करता था, उसको MP3 सिर्फ 4 MB में कन्वर्ट कर दिया करता था, और 4 MB को स्टोर करना बहुत आसान है। तो इट वॉज क्वाइट पॉपुलर, आज भी चल रहा है, देखिए MP3 आज भी मैक्सिमम लोग MP3 यूज करते हैं, ठीक है। तो बाद में नेपस्टर के ऊपर केस हुआ कि साहब आप वायलेट कर रहे हो कॉपीराइट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट का जो डेटा है। नेपस्टर ने उसे बंद किया। इसी तरीके से फिर नया कॉन्सेप्ट लाया गया, और एप्पल के अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके आया गया। यहाँ पे एप्पल ने बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम DRM टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। DRM टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज कॉल्ड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट कि किस तरीके से आप किसी भी चीज के डिजिटल राइट्स लेते हो। जैसे आपके पास एक मकान है, उसकी रजिस्ट्री है, तो वो आपका राइट है ना, कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो। क्या सबूत है? वो रजिस्ट्री एक सबूत है। गवर्नमेंट ने आपको क्या रखा है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि जमीन जो है, ये घर जो है, ये आपका है, आपके नाम पे, इसका साइज डायमेंशन ये सब कुछ ये है। इसी तरीके से म्यूजिक जो किसी एक बंदे ने बनाया है, उसको इस्तेमाल करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए, और वो परमिशन लेने के बाद आप उसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप एक साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए एप्पल ने DRM का इस्तेमाल किया, और एप्पल और अमेजोन ने म्यूजिक, टेलीविजन शो, मूवीज सबको DRM राइट के साथ बेचना शुरू किया, या DRM रिस्ट्रिक्शन के साथ बेचना शुरू किया, ठीक है। तो सोनी, प्ले स्टेशन, माइक्रोसॉफ्ट सब आते हैं उसके साथ। अल्टीमेटली नेटफ्लिक्स देखो, वीडियो ऑन डिमांड की सर्विस जो है ना, दे पीपल गिव यू राइट्स अल्टीमेटली। आज भी अगर आप आई ट्यून्स के स्टोर पे जाएंगे, तो आपको वहां पे बहुत सारा वर्ल्ड वाइड म्यूजिक मिलेगा। देखो iTunes एप्पल है ना, तो iTunes के ऊपर लेटेस्ट आपको सारे गाने, ये वो सब म्यूजिक सब मिलता है। एवरीथिंग यू विल गेट डाउन देयर, बट यू नीड टू टेक द सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन प्ले इट। तो ये सब लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, आपको लीजिए, उसके बाद आप जितने मर्जी उतने गाने सुनिए, बट आप सुनो सॉन्ग उस डिवाइस पे पाएंगे जिस डिवाइस पे आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लाइक दिस, ठीक है। So that was the technology comes with the your digital DRM rights. So DRM, अब हमेशा देखिए, बहुत सारी मूवीज आप कॉपी भी कर लेंगे ना, अगर क्या कहते हैं किसी सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे या किसी डिवाइस पे, तो आप उसे प्ले नहीं कर पाएंगे। प्ले करने ना प्ले करने का रीजन क्या है, कि सबसे पहले वो चेक करता है क्या इस म्यूजिक को या इस मूवी को प्ले होने के लिए इस डिवाइस पे राइट्स हैं कि नहीं है। और वो कैसे पता चलता है, उसकी अपनी कुछ बैकग्राउंड डिटेल है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, डिटेल टॉपिक है। हम बस ये कह लीजिए कि हर म्यूजिक को उसके डिवाइस से अटैच कर दिया जाता है। अगर वो म्यूजिक उस डिवाइस के अलावा किसी और डिवाइस पे चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। दिस इज सिंपली कॉल्ड DRM टेक्नोलॉजी।
बहुत बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत लाजवाब टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इससे म्यूजिक की पायरेसी बची, मूवीज की पायरेसी बची, और बिजनेस इंप्रूव हुआ। बिजनेस इंप्रूव हुआ। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर एप्पल इन द स्टार्टिंग, बट एप्पल ने करके दिखाया वर्ल्ड वाइड। इसी तरह आप देखिए, आज आप गाना.com है, विंक है, सावन है, और पता नहीं कौन कौन से, मैं तो मुझे ध्यान नहीं इतना ज्यादा, बट बहुत सारी ऐप अब मार्केट में आ चुकी हैं। आप उनके सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेके आप अनलिमिटेड म्यूजिक उनसे सुन सकते हैं, एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक अंडर वन रूफ। तो पहले जब हम पढ़ा करते उस टाइम पे इस साइड से सॉन्ग मिल रहा है, ये सॉन्ग नहीं मिल रहा है, सर्च करते रहो, कई कई दिन लग जाया करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फिंगर टिप पे है। तो ये फ्रॉड भी हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं फाइल शेयरिंग और पायरेसी। अल्टीमेटली इट आल्सो कम्स अंडर द फ्रॉड। ठीक है। देन वी हैव काउंटरफिटिंग एंड फोर्जरी। काउंटरफिटिंग एंड फोर्जरी इज व्हाट बेसिकली, लाइक मैंने आपको बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is a right of some person who is having some kind of skill set, जो से उसने जो कुछ बनाया है, उसका जो एक अपना प्रोडक्ट निकल के आया, उसने उस प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया। सो अब आप उसकी इजाजत के बगैर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, आईपीआर कहते हैं इसको। देखिए, ठीक है, आईपीआर, ठीक है, दिस इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, सो दिस इज अ बिग डील। इसका अपने आप में एक अलग से सब्जेक्ट होता है लॉ के अंदर, खासकर जो कि सिर्फ इस लेवल पे डील करते हैं। बहुत सारे जो वकील होते हैं वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे काम करते हैं कि आपको कैसे आईपीआर दिलवाया जाए। और आईपीआर ग्रांट करने के लिए पेटेंट ग्रांटिंग अथॉरिटीज होती हैं। देखिए, पेटेंट ग्रांट, ठीक है, ठीक है, ये रहा जैसे यूएस पेटेंट ग्रांट का जो यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है। तो आज यहाँ पे जितने भी आपके यूनिक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नए होते हैं, वो आप यहाँ जाके रखें और चेक करें क्या उसका पेटेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। ठीक है, और उन पेटेंट्स को आप ले सकते हैं। पेटेंट लेने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी उस पेटेंट का यूज किया जाएगा और उससे कोई रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा किसी कॉन्सेप्ट से, तो फिर उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। एंड विद योर प्रायर परमिशन, विद यू विद योर प्रायर परमिशन, आपसे परमिशन ली जाएगी। परमिशन लेने के बाद कहा जाएगा कि साहब क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे यस यू कैन यूज, तो आपसे एक एनडीएल साइन कराया जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए बोलते हैं उसको। और उसके बाद फिर आपको जो भी इनकम होगी उसका एक हिस्सा दिया जाता है। दिस इज द ट्रिप, लाइक अभी। लेकिन ब्लैक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक मार्केट के अंदर लोगों के पेटेंट या आईपीआर जो है वो भी बेचे जाते हैं एज अ आर्टिफैक्ट। जैसा आपने देखा होगा, आर्टिफैक्ट की ब्लैक मार्केटिंग होती है ना। यूके दुनिया भर से जो खजाने की अच्छी चीजें थी वो चुरा चुरा के अपने यहाँ पे ले गए, अब उन्हें वापस कर मांग रहे हैं दुनिया वाले। ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं जो कि बहुत यूनिक आइटम्स होते हैं। सिमिलरली किसी बंदे का आईपीआर भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी, एक आर्टिफैक्ट की तरह ही होती है, जो कि बहुत यूनिक और रेयर होती है। और उसको अगर हम किसी और को सेल कर दें तो वो एक तरीके से फ्रॉड में काउंट होता है ना। तो बहुत एक्सपेंसिव चीजें भी होती हैं। तो ये सब भी एक तरीके का आपका फ्रॉड काउंट होता है। ठीक है, तो वी विल हैव सम मोर विद अस, लाइक चाइल्ड pornography. Pornography is another साइबर क्राइम, जो मेरी नज़रों में दुनिया का सबसे गंदा साइबर क्राइम है। एंड आई हेट पीपल हु डू दिस, एंड लिटरली आई डोंट वांट टू गेट एंगेज इन दिस थिंग, बट पीपल आर एंगेज हियर। And they people just took the images of children under 18, and they people posted on different sites, वहाँ से वो पैसे earn करते हैं। It's a very bad common practice in the world, and some feeble minded people do this, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, $3 billion a year इस इंडस्ट्री से इनकम होती है। सो इट्स अ वेरी, मतलब बहुत एक शर्म की बात है। इट्स वेरी पथेटिक।
help of such bad workout for their earning purpose. So it's not, ठीक है. तो बहरहाल हमने आज 4 साइबर फ्रॉड्स का ओवरव्यू लिया, how they are normally called cyber frauds or cyber crimes, and people who are doing these crimes are simply treated as cyber criminals. ठीक है. ये सब आपको देखो इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पता हो कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, और आप जो है उसको क्या कहते हैं उससे बचे रहें अल्टीमेटली. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव व्हाई आई एम टीचिंग यू लाइक दिस. और मैं आपको सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, सिलेबस में क्यों है, ताकि आप और लोगों को भी अवेयर कर सकें. देखिए, किसी सब्जेक्ट के पढ़ने का कंसेप्ट सिर्फ ये नहीं होता कि वो नॉलेज हमने अपने तक लेके रख ली, ठीक है भैया अब हमारा काम हो गया, हम क्यों ज़्यादा टेंशन ले. नहीं, आपको इस चीज़ को आगे भी पहुंचाना है. आगे कैसे पहुंचाना है, जो भी क्या कहते हैं आपके नियर बाय में, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए फैमिली से. फैमिली के अलावा आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो लोग आपके बराबर इतनी नॉलेज नहीं ले पाए या नहीं पढ़ पाए, तो इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि जब कभी आप देखें कि दे पीपल आर एट रिस्क, तो हेल्प देम आउट, उनको आप हेल्प कीजिए. हेल्प करेंगे तभी तो वो भी जान पाएंगे. या जब कभी आप डिस्कशंस करते हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में उन्हें बताइए. इसके 2 फायदे होते हैं. देखिए, सबसे पहला फायदा ये है कि आप सोसाइटिकल लेवल पे एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी की हेल्प करने में, ठीक है, जो कि एक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा रूल होता है. दूसरी चीज कि आपको मौका मिला इन चीजों को जानने का, उनको नहीं मिला, इसलिए आप तो सेफ हो गए फ्रॉड से, लेकिन वो बेचारे उस फ्रॉड का क्या कहते हैं उस फ्रॉड के अंडर में आ सकते हैं. इसलिए अगर आप उन्हें इस चीज से वाकिफ कराएंगे, अवगत कराएंगे, उनको नॉलेज देंगे, तो हो सकता है वो भी इन साइबर फ्रॉड से बच जाएं. ठीक है. तो ये बहुत नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, कभी बैठे हुए आप डिस्कस कीजिए. फिर दूसरा फायदा क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात कि आप अगर किसी को चीज टीच कर रहे हैं तो आपको चीज बाय हार्ट रट गई, अब आपको एग्जाम में पढ़ने की, क्रैम करने की, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. ये आपको बाय हार्ट समझ में आ गई चीज, तो आप इसे अपने वर्ड्स में खुद लिख सकते हैं. डू नॉट क्रैम, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड योर परसेप्शन. हर बच्चे का परसेप्शन डिफरेंट होता है और हम ये चाहते हैं वो अपना परसेप्शन रखे खुल के, ताकि हम उसके इंटेलेक्चुअल का एक एनालिसिस कर सकें. फेक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. अपने आप को जो आप हो वो आप रहो, जो ओरिजिनल हो अपने आप को प्रेजेंट करो. टॉपर बनने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं आता नहीं है, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना हमारा ऑब्जेक्टिव है. टॉपर की कैटेगरी जिस दिन डिग्री कंप्लीट होगी यहीं रह जाएगी, कोई नहीं पूछता उसके बाद. बट यस, जो नॉलेज हासिल करिए वो प्रॉपरली कीजिए ताकि उससे आपका बेनिफिट हो, आप और लोगों तक उसको पास ऑन कर सकें. ठीक है. सो एनी डाउट सो फार इन टुडेज टॉपिक, एनीवन एल्स ऑफ यू? Anyone having any doubt, or I'm going to wrap up the class right now? Okay, thank you. And be alert, remain on the group. Most probably I'll share the third MCQ with you by today or by tomorrow itself. I told you to I'm taking 2 days, so just revise your unit 1 and unit 2 so that we can get out of it. Okay, thank you.